तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे NCERT यानी कि NCERT बुक में पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 8। हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 8, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक का गठन, यानी कि 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीति का गठन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। यानी कि हम मानचित्र 1 में, यानी कि यहाँ देखिए मानचित्र 1 में लाहौर देखिए, पानीपत देखिए, दिल्ली में देखिए, जोधपुर में देखिए, आगरा में देखिए, लखनऊ में देखिए। तो ये जो मानचित्र 1 है इसमें भी देखिए, और मानचित्र 2 ये देखिए, ये भी है, इसको भी देखिए। इसमें हम देखेंगे कि पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटना घटी, यानी कुछ जो विशेष है, विशेष तरीके की घटना घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। गौर कीजिए कि कोई स्वतंत्र, यानी कि कोई फ्री स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली, मतलब कि जो स्वतंत्र था वो किस तरह से बदली उसकी सीमाएं। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। आप यह भी नोटिस कीजिए कि 1765 तक एक अन्य शक्ति, एक दूसरी शक्ति ब्रिटिश सत्ता यानी कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया, यानी कब्जा कर लिया। ये मानचित्र हमें, ये जो मानचित्र है ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी की एक ऐसी अवधि थी, यानी कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि, यानी कि समय थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। यानी कि उसका जो परिस्थिति है एक छोटे समय से बड़ी तेजी से जो है अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले, यानी कि मोटे तौर पर जो है 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। पूर्वार्ध से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 ईस्वी में। उसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मानचित्र 2 है 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश राज। ये मानचित्र 2 है 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश राज। कहाँ पर ब्रिटिश राज हुआ था देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा, यानी कि पिछले क्लास, यानी कि क्लास नंबर 4 यानी चैप्टर 4 में देखा कि मुगल साम्राज्य अपने सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। मुगल साम्राज्य था अपनी सफलता यानी सक्सेसफुल की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। और उसके अंतिम वर्षों में, यानी कि जब अंग्रेज जो भारत छोड़ने लगे थे उसके सामने किस तरह की घटना जो है घटने लगी। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। उसने खर्च कर दिया। अध्याय 4 में तालिका 1 देखिए, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में तालिका 1 देखिए। औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी थी। किस प्रकार जो है लंबे समय तक उसने चुनौती दिया था। आप
क्लास 4 में पढ़ सकते हैं। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। औरंगजेब के समय में जो है, औरंगजेब के अधिकारियों के शासनकाल में, और जिस समय औरंगजेब का समय था, साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। साम्राज्य का जो कार्यकुशलता यानी कि काम करने में जो सफलता होती थी वह समाप्त होने लगी, और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वर्ष में रखना केंद्र सत्ता के लिए कठिन हो गया। वहाँ पर जो मनसबदार था उसको रखना बहुत कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी कि दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। दीवानी और फौजदारी दोनों पर जो कंट्रोल रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। विस्तृत राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो है सैन्य का पावर मिल गया। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इस समस्याओं का और भी गंभीर बना दिया। उसने समस्या जो था उसने और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। कभी कभी ये जो विद्रोह था बढ़ते हुए करों के भार के जो है विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की थी। सुदृढ़ जो बनाते थे उसकी कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। जो बीता गया यानी कि अतीत यानी जो बीते हुए काल जो था उसमें विद्रोही समूहों ने, जो विपक्षी पार्टी था, उस समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दे दी। परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। उसने मजबूत करने के लिए ऐसा काम किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, उसके जो पुत्र लोग थे, उनको यह रोक नहीं सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, यानी भरपूर फसल और खाली तिजोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। किया है। बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए। बड़े जमींदार जो थे निसहाय यानी कि उसको कोई सहाय नहीं था, और निर्धन यानी कि गरीब हो गए पूरी तरह से। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे। उनका जो किसान था वर्ष में 2 फसल उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता था। उन दोनों फसल जो उगाते थे उनको कुछ नहीं मिलता था। उसके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से जो किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जिस प्रकार जो है किसान कर्जदार के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार को कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जो है जमींदार क्या करेगा? ऐसे हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, यानी कि गार्ड कैसे रखेगा? जिनकी उससे आशा की जाती है वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? ऐसे लोग किसान लोग और जमींदार लोग पैसा कहाँ से देंगे घुड़सवारों को? इस आर्थिक व राजनैतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने
1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। इस आर्थिक संकट मतलब कि पैसे में जो कमी थी और राजनीतिक संकट यानी कि विद्रोह की भावना भी उनके बीच में चल रही थी, उस संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान के शासक था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान के शासक थे नादिर शाह। और किस ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था? यानी कि 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। यानी नगर को लूट लिया और भारी मात्रा में धन दौलत ले चला गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा, यानी कि तांता लगा रहा, यानी कि वो उसके लोक में रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटफूट मचाई। किसने? नादिर शाह ने। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग गया। यानी नादिर शाह ने जब इस पर आक्रमण किया उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली ने भी इस पर आक्रमण किया, आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। अब अहमद शाह अब्दाली ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया, वो भी 1748 से 1761 के बीच में, और लूटपाट मचाई और भारत को भी लूट लिया था। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, यानी कि दिल्ली में जो घटनाएं हुई, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, दिल्ली में जो घटनाएं हुई, उनका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल के कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपये और कई हजार सोने के सिक्के, यानी कि वहाँ जो मिला था लूट में 60 लाख रुपये और कई हजार सोने के सिक्के मिले थे, यानी कि कई सारे सोने के सिक्के मिले थे। लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, देखिए उस समय की बात है, 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने, लगभग जो है 50 करोड़ का गहना मिला था, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जेवर जवाहरात भी ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, देखिए मयूर सिंहासन भी वो लोग लूट के चले गए। कौन चले गए? नादिर शाह ने। कहाँ से ले गए? दिल्ली से ले गए। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। यानी जो उस समय राजा थे उनको अब पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग परे लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। जो कि तरह तरह के कपड़े पहनते थे वो अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वे बेघर हो गए। नया शहर यानी कि शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नया शहर शाहजहानाबाद जो था वह मलबे में तब्दील हो गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। देखिए नादिर शाह का
चित्र 1, नादिर शाह का 1779 का एक चित्र। देखिए नादिर शाह का जो चित्र है 1779 में बनाया गया था। साम्राज्य पर सब ओर से दबदबा तो पड़ ही रहा था। साम्राज्य पर जो है सभी ओर से दबदबा तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिताओं ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बंधे हुए थे। ये अभिजात जो है दो बड़े गुटों में बंधे हुए थे। ईरानी और तुरानी यानी तुर्क मूल के काफी समय तक प्रवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों यानी फर्रुखसियार 1713 से 1719 ईस्वी के बीच और आलमगीर द्वितीय दो मुगल बादशाह फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की शासनकाल थी की हत्या हो गई। उनको यानी कि मार डाला। दो अन्य बादशाहों अहमद शाह यानी कि उसका शासनकाल था 1748 से 1754 ईस्वी और शाह आलम द्वितीय यानी अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल 1759 से 1816 ईस्वी को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। उनका जो अभिजात था उसने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। उस उपमहाद्वीप में जो है सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और शक्तिशाली बना ली, पावरफुल बना ली। जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद यानी कि यहाँ के जो जमींदार और सूबेदार थे वहाँ की अपनी शक्ति मजबूत बना ली। राजपूत, चलिए राजपूत के बारे में पढ़ते हैं। उस समय का जो राजपूत था, बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे यानी कि वो सेवा में थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिल गई। पर्याप्त रूप से स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिल गई। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अतीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुठी राजनीतिक में अपने पैर फंसा लिए यानी कि उसने अपने राजनीतिक पैर फंसा लिए। वो अपने राजनीतिक यानी कि उसने अपना राजनीतिक चलना शुरू कर दिया। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के जो है लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया यानी कि जो यूजफुल था उनका सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात के सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई यानी मालवा की सूबेदारी उनको मिल गया कि वो सूबेदारी कर सकता है। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 ईस्वी में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण जो है कर दिया। 1713 ईस्वी में इन पदों का नवीकरण यानी कि नए तौर से कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की भी कोशिश की। उन्होंने जो है अपने वतन के आसपास जो है शाही इलाका उन पर भी कब्जा करने का कोशिश किया। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया। जोधपुर राजघराने ने जो है नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। नागौर को जीत लिया और उनको अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। अंबर ने भी जो है अपने आसपास के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। जयपुर में अपनी नई राजधानी किसने
स्थापित किया? तो जय सिंह ने। किसने? जय सिंह ने। और उसे 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। जब उसने कब्जे में लिया, जो है आगरा की सूबेदारी 1722 ईस्वी में जय सिंह को मिल गया। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों 1740 ईस्वी में राजस्थान के जो है मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भी भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। उनका जो अपना विस्तार है वो आगे होने से रुक गया। कई राजपूतों सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए। ये देखिए, पहाड़ी की चोटी पर अपना किला बनाया, जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब कुंडी कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। चित्तौड़गढ़ का किला देखिए, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन मिलता है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे, यानी कि वो अपनी चरम सीमा पर थे, अपनी सत्ता की अंतिम चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। 12 वर्ष के लिए देखिए आगरा का वो सूबेदार रहा और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। नहीं, दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर उनकी जो है पावरफुल फैली थी, उनकी पावर फैला था। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजस्व स्वीकार किया। कई राजपूत जो है उन्होंने मुगलों का जो है अधिराजस्व जो है स्वीकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ के एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने नियंत्रण पर दृढ़ हो गए। आज़ादी हासिल करना और सिख के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 6 में, यानी कि क्लास 6 में, नहीं, चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया। सिख जो है एक राजनीतिक जो है दल का एक गठित हो गया सिख। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिल गया। जो पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बहुत बढ़ावा मिल गया। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व, यानी कि 1699 में खालसा स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। राजपूत के भी खिलाफ लड़ी और उसके शासन के भी, उसके शासकों पर। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद 1708 ईस्वी में जो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, यानी उसके पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। यानी खालसा का जो गठन था, उन्हें मुगल सत्ता के विरुद्ध जो है विद्रोह खड़ा कर दिया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन का सार्वभौम बताया। अपने शासन को जो है सार्वभौम बताया, यानी कि सबसे उच्च शासन बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। उसने स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। बंदा बहादुर को 1715 में जो है बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 1715 में उसे बंदी बनाया और 1716 यानी कि 1 साल के बीच उनको मार दिया गया। देखिए
देखिए कैसा कैसा सब नीति होता है जी। देखिए यहाँ है जयपुर में जंतर मंतर, अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। 5 खगोलीय का निर्माण किसने किया? जयसिंह ने किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। खगोलीय पिंड के हेतु कई उपकरण भी हैं। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिख ने अपने आप को पहले यानी जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित कर दिया। पहले तो जत्था बताया, उसके बाद मिसलों बताया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती है। दल खालसा को क्या कहलाती है? जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना को खालसा कहते हैं। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। गुरुमत्ता कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। सिखों ने जो राखी का व्यवस्था स्थापित किया, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। यानी 20% कर दीजिए तब हम आपको संरक्षण यानी कि सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये तलवार देखिए, चित्र 7, महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। रणजीत सिंह यही तलवार लेकर युद्ध लड़ते थे। ये देखिए 10वें गुरु गोविंद सिंह। सिख का 10वां गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को जो है प्रेरित किया था कि शासन उनके भामा में है। उनके शासन यानी भामा यानी कि राज करेगा खालसा यानी कि भामा में है। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट कर सका। सफल विद्रोह जो है उसमें प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। खालसा ने सिक्का जो है कब गढ़ा था? 1765 ईस्वी में गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदर्शों में पाए जाते हैं। उसमें भाषा भी वही था। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में जो अंतिम चरण था, सिख के इलाके में सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, यानी कि जहाँ की जो है ये अलग अलग शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर या एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। देखिए चित्र 8, शिवाजी का रूपचित्र। ये है शिवाजी। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई। एक शक्तिशाली राज्य का शुरुआत हुआ, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। अंततः एक जो है मराठा राज्य की स्थापना हो गया। शिवाजी का जन्म जो है शिवाजी के जन्म 9 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक जो है दिखाई कहाँ दे रहा है?
अभिभावक अभिभावक के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़ा। बीजापुर और मुगलों में, चलिए इनको सर्च करके हम देख लेंगे। ये देखते हैं मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्र राजा था। मराठा राज्य जो है एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्र राज्य था जो मुगल शासन को लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। जो मुगल शासन का जो लगातार विरोध किया था और उनसे उत्पन्न होता। शिवाजी देखिए 1627 से 1680, 1627 में उनका जन्म हुआ था और 1680 में उनकी मृत्यु होगी। तो उसने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी कि देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। एक अस्थायी जो राज्य था उन्हें स्थापना किया। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी कि कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। मराठा का जो सेना था उसका मुख्य आधार बन गया। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। इस सेना का जो है प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, पेशवा किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे यानी कि मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पुणे जो है मराठा राज्य की राजधानी उस समय बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जो लड़ते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सके। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। यानी कि 1720 से लेकर 1761 यानी कि 41 साल के बीच जो है मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को जो है उसने क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1720 के दशक में मालवा और गुजरात मुगलों से जो है मालवा को और गुजरात को मुगलों से छीन लिया गया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और स्वदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। स्वदेश कर वसूलने का भी अधिकार जो है उनको मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। 1737 में जो है दिल्ली पर धावा बोलने के बाद जो मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गया। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। मगर मराठा जो है प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। उनको जो है कीमत भी चुकाना पड़ा। मराठाओं के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण जो है
अन्य शासक भी उनके विद्रोही हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिला, जो है कोई सहायता जो उनको नहीं मिला। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की, यानी कि इफेक्टिव जो है उसने व्यवस्था तैयार किया। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था, जो है एक बार जो है विजय का अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाया। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों रेशमी वस्त्रों को जो है मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। रेशमी वस्त्रों को जो है पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण पुणे में और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को भी जो है शामिल कर लिया। उसने शामिल कर लिया। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे, यानी बाजीराव प्रथम का दूसरा नाम बाजीराव बल्लाल भी है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार को श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। जाट, देखिए जाट किसको कहते हैं, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ किया। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्हें दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्रों पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट यानी समृद्ध कृषक थे। जाट क्या थे? समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। तो जो है इम्पोर्टेंट जो है व्यापारिक सेंटर बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। सूरजमल के राज में जब सूरजमल शासक था, उनके राज में भरतपुर जो है शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, यानी कि 1739 में फिर से नादिर शाह ने जो है हमला बोलकर उसे लूट लिया, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर जो है दिल्ली के कई जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उन्होंने भरतपुर में शरण ली। उन्होंने भरतपुर में आकर उनको शरण लिया। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। यानी नादिर शाह के यानी कि जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, जो है 20,000 जो है मराठा से ले लिया सैनिक। 15,000 सैनिक सिखों से लिए, 15,000 सिख से ले लिया और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। इन सब के जो है बलबूतों पर जो है मुगल से टक्कर लिया। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक
पारंपरिक शैली में बनाया गया। वही दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बागमहल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दाग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। दाग की इमारतें जो उन्हीं रूपों के ऊपर बनाया गया था। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1762 ईस्वी के दौरान भरतपुर यानी कि जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में नहीं, जाट राज्य जो है आधुनिक राजस्थान में है, उनको संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। दक्षिणी हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। यह सबसे मजबूत किलों में से एक था। चित्र 9, 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह। देखिए 18वीं शताब्दी में उसमें राजमहल ऐसा बनता था। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। ये जो बांग्ला गुंबद है, आगे देखते हैं। ये बांग्ला गुंबद है, जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया। वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बागमहल जो बनवाया। बागमहल उसने बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई। दीग का जो इमारत था उन्हीं के नमूनों पर बनाया गया था। तो कल्पना करें आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के शासक हैं, यानी आप एक राजा हैं। अब यह बताएं कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे। आप अपने जो है राज्य को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, और ऐसा करते समय आपको सामने क्या क्या विरोध का अथवा समस्याएं खड़ी की जा सकती है। आप एक नया राज्य बनाइएगा, आपके सामने किसी समस्याएं आ सकती है। उनको एक नोट में लिखिए, तो एक नोट में लिखते जाइए। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।